नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आप देख रहे हैं 5 बजे 10 रिपोर्टर्स और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के। पंजाब पुलिस ने राज्य में बड़ी घटना की साजिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने 2 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनसे 6 अत्याधुनिक हथियार, 8 राउंड और कई मोबाइल फोन और इंटरनेट डोंगल भी बरामद किए गए हैं। पंजाब के डीजीपी ने इस मामले में बताया है कि ये दोनों 5 खतरनाक अपराधियों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे और इनमें से एक खालिस्तानी समर्थक इन दिनों अमृतसर जेल में बंद भी है। दोनों संदिग्ध आतंकियों की पहचान तरनतारन जिले के गांव मियापुर के रहने वाले के हरजीत सिंह उर्फ राजू और शमशेर सिंह उर्फ शेरा के रूप में हुई है। इन्हें राजपुरा में होटल जश्न के पास चेकपोस्ट पर पकड़ा गया है और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने यह भी बताया है कि पुलिस ने पंजाब में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। इसी दौरान इन आतंकियों को पकड़ा गया है। इनके पास से एक 9mm पिस्टल, 4.32 कैलिबर पिस्टल और 1.32 रिवॉल्वर, 8 कारतूस और विस्फोटक सामग्री, कई मोबाइल फोन और इंटरनेट डोंगल जब्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि आतंकी पंजाब में बड़ी आतंकी वारदात करने की फिराक में थे। इनकी गिरफ्तारी से एक और आतंकी मॉड्यूल का फिलहाल खुलासा हुआ है और यह आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। विनीत कपूर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? कितनी बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल, देखिए, पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस ने आज पंजाब के अंदर जिस तरह से 2 खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और पंजाब में एक बड़े आतंकवादी जो घटना है उसको अंजाम देने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी ज़रूर पंजाब पुलिस के हाथ में लगी है। जिस तरह से डीजीपी दिनकर गुप्ता इन दोनों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि दोनों ही जो कह सकते हैं कि खालिस्तानी जो मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा 5 जो बड़े आतंकवादी हैं जो विभिन्न जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ भी इनका संपर्क माना जा रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरह से इनके पास से 6 जो आतंकी हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक 9mm की पिस्टल इनसे बरामद हुई है, 4 32 बोर की पिस्तौल जो है वो इनसे बरामद हुई है, इसी तरह से एक 32 बोर की रिवॉल्वर जो है वो इनसे बरामद हुई है। और सीधे तौर पर जिस तरह से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इनको 4 हथियार जो हैं वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सप्लाई करवाए गए थे। इसके अलावा इनको 2 हथियार जो हैं वो सफ़ीदो जींद हरियाणा से इनको बरामद करवाए गए थे। और सीधे तौर पर यहाँ पर इनका आपराधिक बैकग्राउंड भी है। एक कत्ल की घटना में दोनों अपराधी जो हैं वो वांछित भी थे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के लिए काम कर रहे थे। और इनका संपर्क पिछले साल अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो उनके द्वारा एक चाइनीज़ ड्रोन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, आतंकवादी था जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ इनका संपर्क बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को पंजाब में अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। और इनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर और कौन कौन से इनके एक्टिव सदस्य जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, क्या कुछ इनके इरादे थे, पंजाब में कितनी बड़ी घटना को ये अंजाम देना चाहते थे और इनको फंडिंग वगैरह कहां से हो रही थी। और जो इनको अगर हम हथियारों की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर बुरहानपुर की बात करें, तो वहां पर इनको हथियार किसके द्वारा सप्लाई किए गए, एक बड़ी चेन का इनकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने बताया है कि पंजाब के डीजीपी ने इस बारे में जानकारी दी है, जो जेल में बंद यहाँ पर आतंकी हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, उनसे भी इनका संपर्क होता था। उनसे संपर्क किस तरीके से साधा करते थे ये लोग? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से इनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद हुए हैं और जिस तरह से इनके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि हरजीत सिंह उर्फ राजू और शमशेर सिंह उर्फ शेरा, दोनों जो आरोपी हैं ये मियापुर जिला तरनतारन के रहने वाले हैं, जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। और सीधे तौर पर यहां पर जो प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों जो ये आरोपी हैं ये 5 अपराधियों में, जिनमें शुभदीप सिंह उर्फ शुभ, जो कि कहीं ना कहीं चीचा का रहने वाला जिला अमृतसर का है, इसके अलावा
अलावा अगर हम अमृतपाल सिंह बाठ की बात करें, या फिर 12 अलग अलग मामलों या फिर कत्ल की साजिश में जो रणदीप सिंह उर्फ रोमी है उसकी बात करें, इसी तरह से गोल्डी की बात करें, आशू की बात करें, इन सभी के साथ इनका संपर्क था। और शुभदीप सिंह के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि शुभदीप सिंह को सितंबर 2019 में पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण से एक चाइनीज ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया था। चाइनीज ड्रोन जो है ये कहीं ना कहीं रेकी के लिए रखा गया था, और ये जो व्यक्ति है इसका सीधे तौर पर पाकिस्तान में जो KZF है उसके साथ इसका संपर्क बताया जा रहा है। वहीं से इनको विस्फोटक हथियार, गोला बारूद और करेंसी जो है वो इनको बरामद सप्लाई करवाई जा रही थी। और सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो इनका उद्देश्य यही था कि पंजाब के अंदर माहौल को खराब किया जाए। इस वक्त जो शांति का माहौल है उसको पंजाब में खराब किया जाए, इसी तरह की साजिश ये रचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इनकी साजिश को सिरे चढ़ने से पहले ही पंजाब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके सारे जो नापाक मंसूबे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है। जी विनीत, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन जिस तरीके की जो घटनाएं अब पंजाब में हो रही है, जगह जगह पर जो खालिस्तानी समर्थन में जो झंडे लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें भी ये लोग शामिल हैं? क्या उसके लिए ये लोग भी उकसाने का काम करते हैं आम युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पंजाब में एक बार फिर से आतंकवाद का माहौल आए, तो वो ऐसे लोगों को ही हायर करते हैं। यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन आतंकवादी संगठनों के जो उद्देश्य हैं उनको पंजाब में पूरा करने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा मुहिम चलाई गई थी कि खालिस्तान के झंडे फहराए जाएं, तो उस मामले में भी कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ की जा सकती है कि क्या इन्होंने लोगों को हायर तो नहीं किया था, क्योंकि पैसों का लालच जरूर विदेशों से दिया जाता था, लेकिन फंडिंग जो है वो इनके ये जो नेटवर्क के लोग हैं ये यहां से इनको करने का काम करते थे। जिस तरह से हथियार इनको जो कह सकते हैं 2 पड़ोसी राज्य हैं वहां से सप्लाई किए गए। इसके अलावा अगर हम बॉर्डर पार की बात करें तो वहां से इनके लगातार लिंक बरामद हो रहे हैं। हालांकि कई मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं, कोई डोंगल्स जो हैं वो इनके पास से बरामद हुई हैं, और पूरा का पूरा फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का दौर जो है वो जारी है। इनको रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस पूरे मामले की तारों को और ज्यादा उजागर किया जाएगा कि आखिर और कितने सदस्य जो हैं वो इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के पंजाब के अंदर एक्टिव है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि पंजाब में शांति का जो माहौल बना हुआ है वो कायम रह सके। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है विदेशी ताकतों की तरफ से, उसी के तहत 2 खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, और अब यह उम्मीद की जा रही है कि उनसे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में भी पुलवामा में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद मारवाल इलाके में सुरक्षा बलों की टीम पहुंची और घेराबंदी की गई और वहां पर कार्रवाई की गई। वहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक जवान के घायल होने की भी खबर है। वहीं गांदरबल में भी हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क का बड़ा खुलासा सुरक्षा बलों ने किया है, जहां से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है? क्या जो मुठभेड़ चल रही थी वो खत्म हो गई है? जी देखिए, अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है ताकि आतंकी जो है वो भाग ना पाए। आज सुबह जो है सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि काकापुरा जो पुलवामा का इलाका है वहां पर 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और घर घर की तलाशी ली गई। और जैसे ही जहां पर आतंकी छुपे हैं उस इलाके को कॉर्डन किया गया, और जब सर्च चल रही थी उसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, और जिसके बाद से लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है। और मैं बताऊं आपको कि आज MHA ने एक जानकारी दी है कि मार्च के महीने से लेकर अब तक जो है करीब 138 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं, जिसमें कई बड़े कमांडर भी हैं और स्थानीय आतंकी भी जो है वो भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकियों के ऊपर जो है नकेल कसी जा रही है। आए दिन एनकाउंटर होते हैं जिसमें कई आतंकी जो है वो मारे जाते हैं जी। तो इसी तरह आज भी एक जानकारी मिली थी और अभी तक जो है एनकाउंटर जारी है, और इसमें अभी सेना के 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। जी, इसके अलावा किसी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर?
जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अलबत्ता जो एनकाउंटर है वो चल रहा है और कोशिश यही है कि रात होने से पहले पहले आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि जिस तरह से जिस जगह पर आतंकी हमला आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है वो रिहायशी इलाका है, और इसी को देखते हुए कोशिश यही चल रही है कि किसी तरीके से कोई जो लोकल है उनका जानी नुकसान ना हो। इसको देखते हुए पूरे इलाके को बड़े तरीके के साथ वहां पर एनकाउंटर जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो पाए। जी जी, और अगर गांदरबल की बात की जाए तो वहां पर भी बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं हिजबुल के। जी देखिए, लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, चाहे उनके ओवरग्राउंड वर्कर हो या अंडरग्राउंड वर्कर हो जी। या फिर आतंकी ठिकाने हो। लगातार सुरक्षा बल उनको ऐसे ठिकानों को खत्म कर रही है, और जो सहयोगी हैं आतंकियों को जो रसद मुहैया करवाते हैं या फिर पैसा और हथियार जो मुहैया करवाते हैं, ऐसे आतंकी साजिशों करने वालों के ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। आज भी गांदरबल से 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पकड़े हैं जो ऐसे ही आतंकियों को रसद मुहैया करवाते थे, और उनके पास से हथियार और कुछ सामान भी जो है वो बरामद किया गया है, और लगातार ऐसी कार्रवाई जो है कश्मीर घाटी के अंदर जारी है। जी वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा बलों की तरफ से इस बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है, क्या कुछ बयान सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कुछ जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। अलबत्ता ये जरूर बताया गया कि गांदरबल में 3 हिजबुल मुजाहिदीन के जो है आतंकी जो है पकड़े गए हैं, उनके पास से हथियार और कुछ सामान जो है बरामद हुआ है। वहीं एनकाउंटर जो है वो अभी भी चल रहा है, और रुक रुक कर जो है वो आतंकियों के साथ जो है गोलीबारी चल रही है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो लगातार जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, वहां पर 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए पुलवामा की, तो वहां पर लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है, आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है और वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना गिरती हुई नजर आ रही है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ रहा है। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी पूर्व नौसेना के अधिकारियों ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाए जाने की मांग की है, और मदन शर्मा ने कहा है कि मैंने उन्हें घटना के बारे में बताया है। जिन धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है वो कमजोर हैं, और मैंने मांग की है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो केंद्र से इस मामले में बात करेंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी से मैं बीजेपी और आरएसएस के साथ हूं। जब मुझे पीटा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि मैं भाजपा और आरएसएस के साथ हूं, इसलिए अब मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज से बीजेपी और आरएसएस के साथ हूं। मारते समय जब वो बात करने के लिए बुलाए तो बात नहीं किए और तबा तो मारना चालू कर दिए। बोल रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के ये चमचा है, जबकि हम पूर्व नए सैनिक हैं और हमें कोई पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उनके ऊपर कौन किसने कान भरा हुआ था ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मारते समय उन्होंने हमें आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के मार रहे थे। क्या नाम, क्या मतलब? वो बोल रहे थे कि आप आरएसएस के इल्जाम लगा रहे थे कि आप आरएसएस के और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कार्टून भेजे हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है पूरी, किस तरीके से जब ये लोग राज्यपाल से मिले और पूरा प्रतिनिधिमंडल था पूर्व अधिकारियों का, पूर्व सैन्य अधिकारियों का, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी मांग को रखा? देखिए हितेंद्र, कल जिस तरह से नौसेना के साथ जो है तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी ये मांग थी कि जिस पूरे मामले में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने 6 आरोपियों के ऊपर धाराएं लगाई है, वो कहीं कहीं धाराएं जो है वेलेबल है। ऐसे में नॉन वेलेबल ऑफेंस की जो मांग की गई थी, जिसके बाद मुंबई समता नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में नॉन वेलेबल ऑफेंस जो है दर्ज किया, जिसमें 452 के तहत जो है रात देर करीब 2 बजे के आसपास 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनकी गिरफ्तारी है दोबारा। ये मुंबई पुलिस ने शायद पहली बार इस तरह से जो है किसी आरोपियों को लगातार दोबारा गिरफ्तारी की है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया था। जी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शिवसेना की जो पूरी किरकिरी हो रही है देश भर में, और देश भर में ही नहीं, ये पूरा मामला अब विश्व स्तर पर उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से
पूर्व नौसेना के अधिकारी मदन शर्मा जिनके साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने ये मांग की है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। उसके बाद राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ आश्वासन इन्हें दिया गया है? जाहिर तौर पर देखिए हितेंद्र, पहले दिन ही मदन शर्मा जो पूर्व नेवी अधिकारी, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि महाराष्ट्र सरकार बेलगाम हो गई है। महाराष्ट्र सरकार को जो है कहीं न कहीं अब पूरे मामले में जो है इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के में जिस तरह से लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा नहीं गया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर जो है एक बार मुलाकात भी आम जनता से की थी, लेकिन इस दौरान जो है राजनीतिक दौर में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। हालांकि इससे वो मदन शर्मा काफी आहत थे, लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार मदन शर्मा के साथ लगी हुई है, तमाम गतिविधियों में भाजपा लगातार उनके परिवार के साथ है। ऐसे में जिस तरह से आज जो है राज्यपाल के साथ जो है मुलाकात हुई थी, उन्हें मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम बातें जो है कहीं न कहीं शिवसेना को लेकर कही। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की लगातार किरकिरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मुंबई समता नगर पुलिस ने दोबारा उन आरोपियों को गिरफ्तार किया और आज फिर से पूरे उनको रिहाई कर दी गई। ऐसे में जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के अलावा जो है शिवसेना की लगातार किरकिरी हो रही है। जी सत्य प्रकाश, इस पूरे मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है जो वहां की सरकार के खिलाफ हैं, तो क्या उसी का ये प्रभाव अब मदन शर्मा पर पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अब से बीजेपी और आरएसएस के साथ हूं? जाहिर तौर पर देखिए ये विचारधाराओं की लड़ाई हो गई है। जिस तरह से बीजेपी लगातार मदन शर्मा के हर कदम कदम पे थी, हॉस्पिटल से लेकर उनके घर तक, उसके बाद फिर जो है मुंबई समता नगर पुलिस स्टेशन तक, जाहिर तौर पर बीजेपी उनके साथ रही है। यही वजह है कि मदन शर्मा जब आज राज्यपाल से मिले तो उन्होंने बीजेपी के जो कहीं न कहीं उनके जो तरीके हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हुए उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर अगर मुझे आरएसएस और बीजेपी के नाम पे मारा जा रहा है तो जाहिर तौर पर मैं बीजेपी के साथ में ही रहूंगा। जी, और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार के भीतर? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं शिवसेना की तरफ से? देखिए लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस की भी अब किरकिरी हो गई है। हालांकि जिस तरह से हमने वकील से बात किया था, वकील राजेश मौर्य ने साफ तौर पे यह कहा था कि मुंबई पुलिस ने आनंद फानंद में देर रात गिरफ्तार तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से प्रोसीजर होता है दोबारा अरेस्ट करने का, गिरफ्तारी करने का, वो मुंबई पुलिस ने जो उसको फॉलोअप नहीं किया और लगातार जो है तुरंत गिरफ्तारी करेगी। हालांकि कोर्ट में भी जब पेशी के दौरान तमाम चीजें पूछे गए तो मुंबई पुलिस ने जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी बात, मुंबई पुलिस के ऊपर एक और संदेह जाता है कि मुंबई पुलिस जब उन 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार के कोर्ट में पेश की थी तो मुंबई पुलिस ने उनसे जो है रिमांड क्यों नहीं मांगा, और रिमांड के बाद जब माननीय जज ने उनको जेल जेसी करवा दिया तो जेसी के दौरान भी उन्होंने जो है जमानत का जो विरोध नहीं किया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शिवसेना का दबाव जो लगातार मुंबई पे है, इसी को लेकर जो मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साधी है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो शिवसेना है और महाराष्ट्र सरकार है, दोनों की किरकिरी हो रही है और ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से वहां पर मांग की गई है, राज्यपाल से मांग की गई है कि राज्य सरकार को वहां पर बर्खास्त किया जाए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित 3 अध्यादेश लागू किए हैं जिनका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान संगठन और मंडियों के आड़ती तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हरियाणा के पिपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज और मुकदमों के विरोध में करनाल में भी किसानों ने अपनी नाराजगी अब जाहिर की है। अब प्रदेश भर में किसान सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी किसानों के बीच जाकर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा करनाल पहुंची और उन्होंने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित भटनागर हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ जानकारी है, किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है और किस तरीके से अपनी नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हितेंद्र जी, ये पूरा मामला जो करनाल का है, जिस तरह से किसान जो है पूरे हरियाणा में बैठे हुए हैं, जिला सचिवालय के बाहर मांग यही है, जो 3 अध्यादेश हैं उनके बारे में सरकार होते, इसी को लेकर कहीं ना कहीं इनका विरोध है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो इनका जो धरना आगे भी बढ़ेगा, कोई बड़ा निर्णय भी इस समय ले सकते हैं। जी, और इसी बीच जिस तरीके से विपक्ष के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस की हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा वहां पर पहुंची, उन्होंने किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हितेंद्र जी, जिस प्रकार कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर करनाल पहुंची है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं इनके पक्ष में नहीं है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरह से 3 अध्यादेश ला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक जो है बोझ का काम करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से किसान भाई अगर मंडी में जाएंगे और जिस तरह से अलग मंडी करेंगे, वहां पर जो उनके खरीद है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बीजेपी को घेरते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही बात की है। जी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही वो विधायक हैं और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है, नाराजगी अपनी जाहिर करनी शुरू की है, तो क्या उनके पास कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको समझाने के लिए या फिर उनको कोई आश्वासन देने के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक जो है बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा है। बात यही है कि कोई ना कोई हमारे पास नुमाइंदा है, हमारे बारे में जाने, हमारे साथ बीच में आकर बातचीत करे कि जो ये अध्यक्ष के बारे में। हालांकि अगर बात करें तो पीछे जो है 3 सांसद भी यहाँ पर करनाल में आए थे, बातचीत भी की थी, मगर कोई भी उसमें सोल्यूशन नहीं निकला, जिसके चलते जो है पूरे हरियाणा में जो किसान है आज अपने धरने पर बैठे हुए जिला सचिवालय के सामने। जी, जिस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर किया गया पिपली में, उसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से ऐसे किसानों के लिए कोई भी घोषणा की गई हो, कोई राहत की बात कही गई हो, या फिर इन किसानों की तरफ से जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं इनकी तरफ से कोई मांग विशेष तौर पर की जा रही हो? बिल्कुल मांग यही है उनकी, जो 3 अध्यादेश है उनके बारे में सरकार सोचे, इनको लागू ना करे। अगर सरकार इनको अध्यादेशों को लागू करती है तो कहीं ना कहीं किसानों को इसमें काफी नुकसान होगा। अगर किसानों को जिस तरह से बाहर खरीद बेचना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ सकता है। बल्कि अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की गई, मगर लगता है कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं बनी, जिस कारण इनको आज जो है धरने पर आना पड़ा। जी, आगे की क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से? जी, आगे की रणनीति इनकी यही है कि अगर सरकार हमारे साथ बात करती है तो ठीक है, अगर बात नहीं करती है हमारा धरना इसी तरह से चलेगा और आगे हम कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो लगातार जिस तरीके से हरियाणा में किसान लामबंद हो चुके हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसी बीच जिस तरीके से किसान एकजुट हुए थे पिपली में, वहां पर लाठीचार्ज किया गया, अब उसके प्रति भी हरियाणा सरकार भी अब लपेटे में आ गई है और हरियाणा सरकार के खिलाफ भी लगातार धरने प्रदर्शन पर अब किसान बैठ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर एक नक्सली हमला हुआ था, जिसकी जांच पर अब रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। दरबा थाने में नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच पर रोक लगाई गई है। इससे पहले जगदलपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को खारिज कर दिया था और 25 मई 2013 को बस्तर के दरबा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं सहित सुरक्षा बलों के जवानों की भी मौत हो गई थी और मामले में पहले दर्ज की गई एफआईआर के बाद एनआईए ने अपनी जांच की जो चार्जशीट है वो भी पेश कर दी थी और अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में 302 और 120 के तहत झीरम कांड के षड्यंत्र की जांच की मांग को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई थी। इसको लेकर के एनआईए कोर्ट में एनआईए ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके बाद इसके खिलाफ एनआईए ने अब हाईकोर्ट में बी गोपा कुमार के माध्यम से क्रिमिनल अपील की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच में एनआईए की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क रखे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दरबा थाने में दर्ज जितेंद्र की एफआईआर के कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। पवन ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दें 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ पे जो सबसे बड़ा नक्सली संसार हुआ था जी, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी, उसमें कई सुरक्षा जवान की मौत हुई थी। जिसके बाद 26 मई 2020 को जी कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर दर्ज कराई थी दरभा घाटी में, जिसकी सुनवाई चल रही थी, जिसे आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए हंगामी आदेश तक उस एफआईआर की जांच पर रोक लगा दिया है। जी पवन, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, क्यों इस पूरे मामले की दोबारा से जांच पर रोक लगाई गई है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले की ऑलरेडी
एनआईए जांच कर रही है, जिसकी एनआईए की जांच पर प्रभाव न पड़े करके इस एफआईआर को भी रोकवाया गया है और इसमें किसी प्रकार की कोई जांच करने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है अभी। जी, जिस तरीके से एनआईए की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें जो चार्जशीट है वो भी पेश कर दी गई है, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई अभी आगे की जानी है? और बिल्कुल जो नस्ली हमले में तमाम जो कई बड़े नस्ली नेताओं के नाम आए थे जी उसमें कुछ नस्लियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, तो उन नस्लियों से भी अभी पूछताछ चल रही है और जिसका कई नस्ली नेताओं की मौत भी हो चुकी है। जी जो दरबार झीरम कांड पे जो नस्ली शामिल थे उसमें कई नस्लियों की मौत भी हो चुकी है इनकाउंटर पे। जी, और जो जितेंद्र और हैं इसकी जांच जिन्होंने चल रही नई है लंबे। एफआईआर दर्ज की थी, पवन, जो जितेंद्र है जिन्होंने नई एफआईआर दर्ज की थी जांच के लिए, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताइए इसमें जितेंद्र मुदलियार ने 302 और 120 बी के तहत जी दरबार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जी जिसको लेके फिर लंबे समय से 3 महीने से ज्यादा हो गया था, जिसकी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और हाई कोर्ट ने इस मामले पे रोक लगाते हुए किसी प्रकार से नई सिरे से कोई एफआईआर पे कोई जांच ना करने का आदेश दिया है। जो अंदामी आदेश था उसके लिए मतलब रोक लगाया गया है। मतलब जी। ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे एफआईआर पे जांच भी हो सकती है। जी बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक बार के लिए रोक लगा दी है, अगले आदेश तक इस पूरे मामले में दोबारा से जांच नहीं की जा सकती। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय में शिक्षकों ने वेतन कटौती का विरोध किया है और आदेश को निरस्त करने की मांग की है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल चितारा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी पुष्पकमल सिसोदिया और नायब तहसीलदार पीरू लाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने बताया है कि राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का हर कर्मचारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय पर नियमित रूप से काम करता रहा। बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहयोग भी दिया। राजस्थान का हर कर्मचारी वर्ग इस महामारी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनता को राहत देने के लिए लगा रहा। शिक्षकों की मांग है कि यदि राज्य में किसी प्रकार की वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई तो राज्य सरकार मनमाने तरीके से कर्मचारियों का वेतन क्यों काट रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी है। ये कहा है कि अगर राजस्थान सरकार इस मनमाने आदेश को वापस नहीं लेती तो संगठन आंदोलन की राह पकड़ने को विवश होगा। दिलीप सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ मांग शिक्षकों की तरफ से की गई है, क्या कुछ परेशानी वेतन कटौती में इनको आ रही? दिलीप, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों ने विरोध किया है सरकार के फैसले का, राज्य सरकार को ये चेतावनी भी दी गई है कि वो अपने फैसले को वापस लें, तो किस तरीके से इन पर जो सरकार है वो फैसला थोप रही है, इनकी वेतन कटौती की जा रही?
जी सर, आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ दामोदर ब्लॉक अध्यक्ष जयलाल चेतन के नेतृत्व में उपखंड पुष्पक कवच सुखदेव और नूतन जिले में ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि महासंघ के हर कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग किया। राजस्थान के हर कर्मचारी वर्ग की महामारी और राज्य सरकार के निर्देशों जनता के राहत देने हेतु दिन रात एक किया। और उक्त महामारी कुछ हद तक राजस्थान में भी नियंत्रित हुई। राज्य कर्मचारी की कार्य को पूरी स्तर पर सराहा गया। कोरोना वायरस के रूप में भी सम्मानित किया गया। पूर्व में भी अप्रैल माह कर्मचारी संगठन द्वारा एक दिन का वेतन भी कोरोना सहायता कोष में देने का निर्देश किया, परंतु राज्य सरकार 1 से 5 दिन का कर्मचारी का वेतन काटा गया, जिससे कर्मचारियों को सहमति न देने के पश्चात भी राज्य सरकार कर्मचारियों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को स्वीकार किया। राज्य सरकार को 9 से जी गहलोत सरकार की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, क्यों इन पर ये आदेश को थोपा जा रहा है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, जो सरकारी अध्यापक हैं उनकी वेतन में कटौती की जा रही है, छुट्टियों में भी उनकी कटौती जो है वो की जा रही है, और इसी को लेकर के लगातार शिक्षक जो है वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि उन पर जो फैसला थोपा गया है, जो आदेश थोपा गया है, उसको वापस लिया जाए। अगर वापस ना लिया गया तो जो अध्यापक हैं वो विवश होंगे, आंदोलन करने को वो लोग मजबूर होंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार के बक्सर में कुदरत का कहर देखने को मिला है। आसमान से आफत के रूप में कई जगहों पर बिजली गिरी है, जिसके कारण इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। बक्सर में लोग गर्मी से परेशान थे। अचानक से शाम को तेज आंधी आई, बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। लेकिन इस राहत के साथ साथ कई जगहों पर आफत भी बरसी और अलग अलग जगहों पर एक महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हुई है। जानकारी के अनुसार ये सभी मवेशियों को चराने या उनके लिए चारा लेने के लिए खेतों में गए थे, और इससे पहले मक्के की फसल की रखवाली करने वाला एक किसान भी धू-धू करके जिंदा जल गया। चक्की चुन्नी, डेरा जलीलपुर, डिहरी और भरखरा गांव में बिजली गिरने से एक लोगों की मौत हुई है। और वहीं इससे पहले रविवार की शाम को अगर बात की जाए तो दुल्लापुर गांव में भी एक किसान की मौत हो गई थी। संबंधित थानों की पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आपको बता दें कि इनके अलावा कई जानवरों की मौत और घायल होने की भी सूचना मिली है। में मचानी में बैठल रहा है, 2 बजे करीब बुनी भरी सहावत चल रहा है, आकाश से बिजली गिरल ही और देह पर गिर गई है। अब पलानी मचान सब जल गई, वो खत्म बड़ा है। इसमें 2 लोग पता चल रहा है कि 2 लोग थे। तो एक आदमी तो पहले ही उतर गए थे ना। कब? बिजली गिरने से 2-4 मिनट पहले। आंखों देखी कोई देखा है वहाँ पे? अब आंखों देखे तो वही देखा होगा जो संग था, वो देखा है। भैंस चराने गया था वहाँ दियर में, और वहीं रोड पर चढ़ा है भैंस घेरने के लिए, तले बिजली मार दिया, वहाँ दौरे पर गिर गया। हाँ। वो क्या नाम है उनका? शिवाजी नाम है। घर कहाँ है? चक्की चुनी डेरा। क्या करने निकले थे? भैंस चराने के लिए। हाँ। पूरा मामला है ये बधार में गाय भैंस चरा रहे थे, उनको ठनका गिरा, ठनका में मान लीजिए बिजली मार दिया। गणपत यादव पिता स्वर्गीय बेगन यादव, साकिम सोनपा, थाना राजपुर। एक मुनिया देवी पति मुन्ना राजभर की क्या है वो साकिम डिहरी, थाना राजपुर, जिला बक्सर। वो क्या करने गए थे? वो फिर बधार में गाय भैंस लेकर गई थी। कुछ जानकारी है किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? संजय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी संजय, जिस तरीके से वहां पर वज्रपात हुआ है, आकाशीय बिजली गिरी है, उसकी वजह से 5 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 4 मौतें एक ही दिन में हुई हैं। तो इससे किस तरीके का माहौल इलाके में देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि जिस तरह बक्सर जिले में उमस भरी गर्मी से जहां राहत मिली है बारिश होने से, मगर यहाँ पे जिले में अन्य जगहों पर 4 जगह वज्रपात हुई है, जिसमें कि एक दिन में 4 लोगों की मौत हुई। उसके अगले दिन
दूसरे दिन दुर्गापुर में यहाँ पे किसान खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत हो गई थी, जिसका आप लाइव वीडियो आप देख रहे हैं जी। और यहाँ पे इस तरह की घटना से लोगों में कोहराम मचा हुआ है, काफी लोग डरे हुए हैं। और मगर इन लोगों को पुलिस यहाँ पे जो भी मुआवजा राशि है सरकार के तहत जो भी मुआवजा राशि है उसकी घोषणा करते हुए पोस्टमार्टम करा करके और परिजनों को सौंप दिया है। जी, पीड़ित परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवारों का? पीड़ित परिवारों से जब मैंने मिला तो पीड़ित परिवारों ने कहा कि मुआवजा की राशि का आश्वासन दिए हैं अंचलाधिकारी उन लोगों के पास आकर के, और जो भी सरकार का निर्धारित राशि है उन लोगों को दिया जाएगा। और मगर ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह आकाशीय बिजली से यहाँ पे बक्सर जिले में ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसको लेकर के लोग काफी शंकित हैं। जी बिल्कुल, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है, जो राहत पैकेज उनको दिया जाना है, जो राहत के लिए उनको राशि दी जानी है उसके लिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक उनको ये राहत मुहैया करवा दी जाएगी? जी यहाँ बता दें कि दुर्गापुर में जिस तरह ये त्रासदी हुई, जो कि ये आकाशीय बिजली से मौत होने के बाद वहाँ तुरंत केंद्रीय अंचलाधिकारी वहाँ पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया 20,000 का राहत भी उनको दिया तत्काल राशि। उसके बाद अन्य जगहों पे जो कि राजपुर प्रखंड में ये घटना हुई है, धनसुई थाना क्षेत्र में घटना हुई है, उन लोगों से भी आधिकारिक तौर पर आश्वासन दिया गया है। जी, और इस पूरे मामले के अलावा अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कब तक इस तरीके का मौसम वहां पर बना रहेगा, क्या आगे भी ऐसी कोई संभावना है? अभी यहाँ पे मौसम को देखते हुए अभी भी जिले में छिटपुट बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है जी। और ये 2-3 दिनों तक अभी रहने का अनुमान लग रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो लगातार जिस तरीके से बिहार के बक्सर में जो खबर सामने आई है, एक ही दिन में आकाशीय बिजली की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसकी वजह से जो इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और ये कुदरती आफत वहां पर देखने को मिली है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ जहां ग्वालियर कोरोना महामारी के प्रकोप को झेल रहा है, तो वहीं डॉक्टरों की उदासीनता का भी शिकार यहां के लोग हो रहे हैं। घटना ग्वालियर में स्थित हजीरा सरकारी अस्पताल की है। लोकेंद्र सिंह कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति अपने बुखार की जांच करवाने के लिए अस्पताल गया था, जहां पर डॉक्टर ने पर्ची में कोरोना की जांच के लिए लिख दिया, तो मरीज जांच करवाने के लिए गया और जहां उसका पंजीकरण भी कर लिया गया। लेकिन जब वो कोरोना की जांच करवाने के लिए वहां बैठा रहा, कई घंटों तक उसकी जांच नहीं की गई, जिसके बाद वो घर पे चला गया। लेकिन बाद में उसके मोबाइल पर कोरोना नेगेटिव का संदेश भेज दिया गया, यानी कि जांच की नहीं गई और कोरोना नेगेटिव मरीज को यूं ही बता दिया गया। ये मामला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की पोल खोलकर रख देता है। वहीं जब इस मामले में मरीज दोबारा से अस्पताल पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, जब जिम्मेदार लोगों से इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो वो भी बात को गोलमोल करते हुए दिखाई दिए। मुझे बुखार आ गया था तो 1 तारीख को मैं यहाँ पे आया दवाई लेने के लिए। कहाँ पर? ये सरकारी हॉस्पिटल में, हजीरे पे। तो मेरा पर्चा बनाने के बाद डॉक्टर ने कोरोना की रिपोर्ट लिखी। किसने? डॉक्टर साहब ने। और जब मैं जांच कराने के लिए गया तो मेरा वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखा गया और उसमें मोबाइल नंबर मैसेज आया, OTP। उसके बाद मेरी कोई जांच नहीं हुई इस प्रक्रिया के अलावा, क्योंकि डॉक्टर साहब आए नहीं थे। मैं इंतजार करके फिर मैं घर चला गया। उसके बाद मैंने 3 तारीख को देखा तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कोरोना। अच्छा, तो कितने बजे आए थे? मैं यहाँ आया था 9 बजे करीब। कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पर? नहीं, 9 बजे के 11 बजे गया मैं यहाँ से इंतजार करके। कोई डॉक्टर था ही नहीं? नहीं, उधर नहीं थे उस साइड डॉक्टर। दोबारा आए या बताने के लिए? मैं दोबारा, हाँ अभी मैं दोबारा आया हूँ। फिर कोई अभी डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। जी, जैसा कि मैं आपने मेरे को बताया तो मैंने उसके हिसाब से निकलवाई। हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड के मुताबिक लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र, इसका यहाँ पर सैंपल दिया गया, मतलब सैंपल होना था पर उसने सैंपल दिया नहीं था, तो हमारे उसके हिसाब से इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। बट सेम डे में लोकेंद्र दूसरा जो जिला चिकित्सालय मुरार में है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
तो अगर इस तरह के आपके मोबाइल मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं लोकेंद्र पुत्र जितेंद्र के उस पर नेगेटिव आया, उसका तो टेस्ट जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो हुआ ही नहीं है उसका। दूसरा लोकेंद्र पुत्र हुकुम जो है उसका जो इसका जिला चिकित्सालय में मुरार हुआ है उसकी उस दिन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सर ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मोबाइल जैसा रजिस्ट्रेशन होता हाँ, मोबाइल उसका रजिस्टर है तो वो गलत है वो। जी हाँ, उस पर ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। गलती क्या किसकी मानी जाए? ये तो यहाँ से आते हैं, मैसेज आते हैं। कहाँ से आते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है या तो कमांड सेंटर, कोविड कमांड सेंटर से होंगे। नहीं, जहाँ तक है ये मोती महल से जनरेट होने चाहिए जहाँ तक ये है, या आईसीएम। उसके पीछे ये है कि इस विषय की जो है जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा ऐसा किस परिस्थिति में हुआ, और ये ध्यान रखा जाएगा आगे से इस तरह का मतलब ऐसी गलती हुई है तो दोबारा दोहराई नहीं जाए। अब मैं कह रहा हूँ पहले जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगाया जाएगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ कि नहीं हुआ, ये कंफर्म करने के बाद ही अपन जांच की कार्रवाई करें। जांच में अगर यदि सही पाई जाती है जो भी संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ जो भी योगेश हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ पता चल पाया है इस पूरे मामले में? ये लापरवाही किसकी है, इतनी बड़ी लापरवाही? ये जितेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो लापरवाही है कि हजीरा डॉक्टर हैं मिस्टर प्रशांत यादव जी, ये हॉस्पिटल में देखरेख नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते हैं, और ऐसा मामला आया था सामने लोकेंद्र सिंह कुशवाहा नाम का व्यक्ति जी, जिसने बेचारे ने इंतजार किया, पेशेंट ने, वो सिर्फ एक मात्र बुखार के लिए गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसको कह दिया कि आप कोरोना की टेस्ट कराइए। जब वो कोरोना टेस्ट के लिए गया वहां पर तो उसने वहां पर काफी देर वेट किया, वहां इंतजार किया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं आए थे। लेकिन वो 3 घंटे इंतजार करने घर वापस चला गया, लेकिन उसके मोबाइल पे ओपीडी आया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आई। जब हमने जानकारी पूरी सीएमओ साहब से ली तो सीएमओ साहब ने हमको पढ़ला खा लिया। उनकी कमियां सीएमओ साहब की बीके गुप्ता जी हैं उनकी देखने को आई है। स्वास्थ्य विभाग की इससे पहले भी शिकायत की गई थी, देखो शिकायत पे ध्यान नहीं देते। जब हमने उनसे बात करी, प्रशांत यादव जी, हमने खुद जांच पड़ताल की और प्रशांत यादव जी की बात की तो प्रशांत यादव जी बोले कि ये सारी गलतियां जो हैं ये यहाँ से कोविड-19 के टेस्ट होते हैं, जीएचसी हॉस्पिटल है, और या जो यहाँ से लिंक भेजते हैं जी मोबाइल पे, उनकी गलतियां हैं। ये टेस्ट उन्होंने कह के पढ़ला खा लिया तो हमने कही भाई यहाँ पर इनकी कहीं एंट्री नहीं है। हमने पूरी जांच पड़ताल करी, वहां पर एक एक कंप्यूटर छाना, पूरी वहां पर मेडिकल में जो जो पर्चे होते हैं, लेकिन उसका कहीं भी कोई नाम नहीं था, किसी प्रकार कोई एंट्री नहीं थी जी, किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं थी। तो हमने बहुत बड़ी लापरवाही की। अगर ये मान लिया जाए जी कि अगर वो पॉजिटिव आती तो उस परिवार पर क्या बीतती? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से बड़ी लापरवाही वहां पर की जा रही है, क्या सीएमएचओ की तरफ से डॉक्टर पर कोई कार्रवाई की गई है? जी कार्रवाई उन्हें सीएमएचओ साहब ने आंख मिला के बात निकली मीडिया से और कह दी हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैं सीएमएचओ की एक और लापरवाही सामने आई है जी, जो उन्होंने यहाँ पर एक महिला की जिससे गुप्तांक होता ही नहीं है जी, उसकी भी उनने वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी कि साहब ये नॉर्मल है। इस तरह से यहाँ पर एक आई है। ये सीएमएचओ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो ध्यान ही नहीं देते शिकायतों पे। वो हम लोगों से कहते हैं मीडिया वालों से सबूत दो हमें, हम हर कोई सबूत देते हैं लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते, उसके अपने केबिन में बैठ रहते हैं। जी, एक तरफ कोरोना की महामारी का प्रकोप लगातार प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो सरकार है वो सतर्क दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अगर स्थानीय स्तर पर इस तरीके से लापरवाही करता हुआ नजर आएगा तो कैसे कोरोना की लड़ाई से लड़ा जा सकेगा सही तरीके से? जी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सीएमओ साहब जैसे किसी का संरक्षण है किसी नेता का, क्योंकि इतनी बार कंप्लेन कर दिया, इतनी बार उनको बता दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और वो इस तरह से मतलब लापरवाह इंसान है कि ग्वालियर क्या पूरे ग्वालियर अंचल में कोरोना के डेली पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं की जाती है, कोई देखरेख नहीं की जाती है। स्वास्थ्य विभाग में कई स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कई व्यवस्थाएं नहीं है। जी, क्या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद यहाँ पर, क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लिया गया अभी तक? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया। इस समय सिर्फ नेताओं को अपनी पड़ी है चुनाव की, उपचुनाव को लेकर चुनाव की पड़ी है। वो मरीजों से कौन क्या मर रहा है क्या जी रहा है इनको कोई नेताओं पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जाती है,
मतलब संक्रमण तो होना तय है यहाँ पर। जो मरीज वहां पर गया था, जिसको कोरोना नेगेटिव इनकी तरफ से मैसेज भेजा गया मोबाइल पर, क्या उसकी जब वो दोबारा से अस्पताल पहुंचा, क्या वहां पर दोबारा से उसे कुछ आश्वासन दिया गया या उसकी रिपोर्ट के बारे में कुछ सही तरीके से उसे जानकारी दी गई कोई? जी, मैं गया था प्रशांत यादव जी के पास, तो उन्होंने सिर्फ सेटिस्फाई के लिए अपने एक डुप्लीकेट पर्चे पर हमको एंट्री दिखाने लगे जी, और कहने लगे देखिए हमारी एंट्री, लेकिन मैंने साहब मैं खुद यहाँ पर पूरा सर्वे किया है, मैंने एक एक कंप्यूटर रूम में गया हूँ, कहीं एंट्री नहीं है। तो बोले इसमें हमारी कोई गलती नहीं, गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन साहब ये जो भी गलती कोविड-19 के चेक होते हैं वहाँ गलती है, या फिर वो गलती है तो साहब हम मोबाइल देते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इससे कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या CMHO की भी शिकायत की गई है इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग को? CMHO की हमने शिकायत करी तो CMHO ने कह दिया हमसे कि जांच का विषय हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए इसको, उनने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच नहीं करी है और मिलने से वो अब इनकार करने लगे हैं। जी योगेश जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही, जिस तरीके से CMHO भी आंख मिलाकर के बात नहीं करते हैं और जिस तरीके से जो स्थानीय अस्पताल है वहां पर जो इंचार्ज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोरोना काल में एक भयानक महामारी जब फैली हुई है और ऐसे समय में अगर इस तरीके की लापरवाही की जाती है, जांच किए बिना ही उसकी रिपोर्ट उसके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू भेज दी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश सरकार को भी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कोहराम जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल के कुल्लू में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तहसील सिंज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति ने स्थानीय विधायक और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी है। स्थानीय विधायक पर भेदभाव का भी आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा है कि तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया है। अगर इस पर कार्रवाई ना हुई तो प्रदेश में कोरोना काल में डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती यहां पर अगर ना की गई तो समिति जो है वो अपना संघर्ष तेज करेगी और आंदोलन किया जाएगा। सिंज तहसील के तहत 15 पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया गया है, लेकिन यहां पर डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। पैरामेडिकल स्टाफ की काफी कमी यहां पर चल रही है। बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि सैंज घाटी जो 25,000 आबादी है, जहाँ पे 15 पंचायतों का केंद्र है, सैंज घाटी के साथ स्थानीय विधायक द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए हम बड़े शर्म महसूस कर रहे हैं कि वो विधायक क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या पूरे विधानसभा के। अभी पिछले साल भी एक धरना प्रदर्शन के बावजूद हमें एक डॉक्टर मिला था, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले फिर से जो डॉक्टर था उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। घाटी में आज के दिनों में कोरोना के टाइम पे डॉक्टरों का तबादला करना एक बड़े शर्म की बात है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी एक जो हमारा दुर्गम गांव है शक्ति मरौड़, वहाँ से भी जयराम ठाकुर जी को लोगों ने कुर्सी में उठाकर हॉस्पिटल तक लाया। अभी भी दिन रात लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैंज हॉस्पिटल में CHC का बोर्ड तो टांग दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो अभी पोस्टें है वो सिर्फ PHC की रखी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों की कमी चल रही है। संयुक्त संघर्ष समिति अब फिर से आंदोलन। सैंज तहसील में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की जा रही है। CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दी गई है, लेकिन इस बिल्डिंग में डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक जो स्थानीय संघर्ष समिति बनी हुई है, संयुक्त संघर्ष समिति, उसके लोगों ने इस पूरे मामले में सरकार से मांग की है और आरोप लगाया है स्थानीय विधायक पर कि जो विधायक है वो भेदभाव कर रहा है, पक्षपात कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उनकी तरफ से बताया गया है कि 15 पंचायत हैं जिनको इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही तो डॉक्टर्स हैं और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपका अपना न्यूज चैनल लगातार सच्चाई की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपके प्यार और स्नेह के बूते लगातार ANP न्यूज का विस्तार हो रहा है। अब यूपी के मथुरा में एक क्षेत्रीय दफ्तर का शुभारंभ किया गया है। वृंदावन के ओमैक्स सिटी में ANP न्यूज चैनल के रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किया गया। अलीगढ़ के पूर्व मंडलायुक्त अजय दीप सिंह ने फीता काटकर के ऑफिस का शुभारंभ किया। पूर्व IAS अजय दीप सिंह ने श्री बांके बिहारी जी के चित्र पर माला अर्पित की और दीप प्रज्वलित भी किया। इस अवसर पर मथुरा ADM
सतीश त्रिपाठी और एसपी सिटी उदय शंकर सिंह भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के अवसर पर मथुरा जनपद के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं जिले के अधिकारी और गणमान्य लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड नीरज सिंह को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर भागवताचार्य राजेंद्र जी महाराज, भागवताचार्य यदुनंदन जी महाराज, समाज सेवी बिहारीलाल वशिष्ठ भागवताचार्य और समाज सेवी रामविलास चतुर्वेदी, समाज सेवी मनोज भाटे, लोकेंद्र सिंह, नैन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। एक प्रसन्नता है कि वृंदावन की पावन पुनीत धरती पर हमारे मित्र एवं अनुज श्री नीरज सिंह जी के देखरेख में ENB न्यूज नामक बड़े ही प्रख्यात चैनल ने अपनी दस्तक दी है। मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि ENB न्यूज ने श्री नीरज सिंह को उत्तर प्रदेश के लिए अपना हेड, अपना प्रमुख बनाया है। जैसा कि इस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, मथुरा जनपद, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि नीरज सिंह एक बहुत ही सक्रिय और निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका सदैव अदा करते रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर पूरे ENB परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आने वाले भविष्य में आप समाज में एक सृजनात्मक कार्य करने में सफल होंगे और सही तथ्यों को समाज के सामने ले आएंगे और समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ENB न्यूज चैनल का रीजनल ऑफिस खुलने पर हम बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर आपने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए आभार। नीरज सिंह को बहुत बहुत बधाई। हो जाए या कोई भी स्तंभ किसी के दबाव में कार्य करे तो कभी भी समाज को धर्मम न्यायम सकरुणम निर्मलीकम समम महत, कभी भी समाज को धर्मयुक्त न्याय नहीं मिलेगा। और जब निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तो फिर समाज में समभावना या समरसता नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इसलिए मैं अपने बड़े भाई जी, जिनका बहुत प्रेम बना रहता, हमेशा हर क्षण हर कार्य में, मंगल कार्य में, पुनीत कार्य में आप हमको बुलाते भी हैं और आपका स्नेह भी बना रहता है। मैं बड़े भाई जी श्री नीरज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी इससे पहले भी इन्होंने कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनपद के जितने अधिकारी थे सब यहाँ पर आए और जितने गणमान्य व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट के थे, जनपद के थे, उन सब लोगों का यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया। और यहाँ पर तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे। आज हमारे श्री धाम वृंदावन में जिस प्रकार से मीडिया की निष्पक्ष खबरों के लिए ENB न्यूज चैनल का प्रारंभ हमारे बड़े भाई श्री नीरज सिंह जी के द्वारा हो रहा है, ये बड़ी ही हर्ष की बात है। क्योंकि खबरें सभी चैनल दिखाते हैं, परंतु उसमें निष्पक्षता होना और खबर की पूर्ण तरीके से स्वच्छता के साथ में उसको दिखाना, ये इस चैनल की प्राथमिकता है। तो इसके लिए हम भैया नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज ब्रजमंडल में ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे चैनल की आवश्यकता थी। चूंकि चैनल अनेक है और सभी अपने अपने हिसाब से न्यूज़ों को दिखा भी रहे, परंतु निष्पक्ष न्यूज होना और जगह जगह से उस न्यूज को लेकर के उसकी क्लियरिटी को देखते हुए इसको प्रसिद्ध करना, ये बहुत ही आवश्यकता थी। तो हमारे भैया नीरज सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज।